क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम रायपुर कलचुरी के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो है अमर सिंह। ठीक, कौन सा शासक था? अमर सिंह, जो अंतिम शासक था। ठीक है, पहला शासक भी पूछता है, वो हम आगे देखेंगे, आएंगे क्वेश्चन। ठीक, रायपुर कलचुरी के प्रथम शासक राजनंद रामचंद्र देव थे, जबकि अंतिम शासक अमर सिंह थे। ठीक, नेक्स्ट है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? अब बोल रहा है रायपुर में रतनपुरी कलचुरी का। ठीक है, रतनपुर के कलचुरी का अंतिम शासक कौन था? तो रामचंद्र देव लिया है। ठीक है, तो अंतिम शासक बोलेगा तो वो अलग है, अमर सिंह। और रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का पूछा है तो रामचंद्र देव। ठीक, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा के द्वारा की गई थी? तो रामचंद्र देव के कारण किया गया था। ठीक है, रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की थी। किसने? रामचंद्र देव ने। ठीक है, रामचंद्र देव। ठीक है, रा से रायपुर, रा से रामदेव, ऐसे याद रख सकते हैं। रायपुर शहर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ब्रह्मदेव राय के नाम पे। ठीक है, रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पे रखा था। ठीक है, निम्नलिखित शासक में रायपुर कलचुरी शाखा से संबंधित कौन है? तो अब देख सकते हैं, अगर देखिए, अगर आपको ये पता होगा, शासकों के नाम पता होगा, तभी आप इसमें ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल से अगर पढ़ना हो, शासकों के नाम, कलचुरी शासक कौन थे, और आगे और आएंगे, छिंदक नागवंशी, काकती वंश आएंगे, इसमें बहुत सारे शासक हैं ना, एक दो नहीं, मतलब सब करीब 7, 8, 8, 10, 15 ऐसे शासक मिलेंगे। ठीक है, तो सभी के कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो अगर आप ये सब डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप योगेन साहू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी पटवारी और हॉस्टल वार्डन के लिए न्यू कोर्स भी लॉन्च किया गया है, तो इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या है। और वहाँ एक और बात कि वहाँ आपको ये जो सारे नाम है ना, आपको ट्रिक्स के माध्यम से इजी ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको किसी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बस देख के बता सकते हैं कि कौन सा क्रम कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन से कलचुरी शासक से संबंधित है। तो चामुंडा देव आएंगे, उमेद सिंह देव और अमर सिंह देव। ठीक है, कौन? रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित है। मोहन सिंह भी तो है कलचुरी शासक। ठीक है, बट वो रायपुर वाले कलचुरी नहीं थे। ठीक है, तो 1, 3, 4 इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, रायपुर कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? तो प्रथम राजा थे रामचंद्र देव। किस हयवंशी राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे स्थित हय राजधानी थी, जिसे माहिष्मती के नाम से जाना जाता था? एक्चुअल में जो हयवंशी है वो रतनपुर कहा जाता है, हमने देखा था। और रतनपुर का जो शाखा था वो किससे संबंधित था? माहिष्मती से। ठीक है, माहिष्मती साम्राज्यम करके हमने वो भी देखा था, पहले के वीडियोस में नहीं देखा होगा तो आप जो छत्तीसगढ़ का जो ये मिडवल जो हिस्ट्री है और इसके बाद ये जो आधुनिक वाला है वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कलचुरी वाला उसमें बताया गया है। ठीक, तो कौन से किसके नाम पे था? तो माहिष्मती के नाम पे। ठीक है, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? तो कोकल देव प्रथम। ये उड़ीसा बोल रही हूँ, ये अपने त्रिपुरी के कलचुरी वंश से संबंधित है, कोकल देव प्रथम। इन्होंने प्रतिहार राजा भोज को हराया था। ठीक है, निम्न में से किस शासक ने रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ होता है? तो केशव देव। देखो, केशव देव से वंश प्रारंभ होता है, परंतु प्रथम शासक किसे माना गया? रामचंद्र देव को। ठीक है, रामचंद्र देव को। ऐसा होता है ना कि प्रथम शासक कोई और, वास्तविक संस्थापक कोई और होता है, नाम कहीं से और शुरू होता है, तो ऐसा वाला है। ठीक है, हयो की वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेख में उल्लेख है? तो शिवरी नारायण। ठीक है, याद रखिएगा, शिवरी नारायण किसका उल्लेख है? हयो मतलब कलचुरियों का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
अब आते हैं, कलचुरी वाला खत्म हो गया, हम देखते हैं फणी नाग वंश। ठीक है, फणी नाग वंश का शासन क्षेत्र था, फणी नाग वंश का शासन क्षेत्र था कवर्धा। ठीक है, फणीश्वर नाग वंश कहाँ शासन करते थे? कवर्धा में। फणी नाग वंश के प्रथम शासक थे अहिराज। देखो, फणी फणी मतलब होता है नाग। ठीक है, नाग तो आप समझते हो, नाग का ही पर्यायवाची है अहि। ठीक है, अहि, सांप, विषधर, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। तो अहि भी क्या आप ऐसे ला सकते हैं, फणी नाग, नाग का ही पर्यायवाची अहिराज, तो वही होगा। ठीक है, संस्थापक कौन? अहिराज। अ से हो रहा है तो अ से अ ई शुरू होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। फणी नाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मोनिंग देव। ठीक है, कौन थे? मोनिंग देव, ये अंतिम शासक थे। ठीक है, दोनों सांप का ही नाम है, मोनिंग भी सांप का नाम है और अहि भी सांप को ही कहते हैं। नेक्स्ट है कवर्धा महल डिजाइन और कवर्धा महल के डिजाइन और निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा। ठीक है, अब देखो डिजाइन कोई और किया है, पर किसके शासनकाल में किया है वो अलग बात है। ठीक है, हम वो भी आगे देखेंगे। कवर्धा महल का डिजाइन और निर्माण कार्य महाराजा धर्मराज सिंह देव द्वारा किया गया था। इस महल के प्रथम द्वार को हाथी द्वार के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, कवर्धा का महल है, उसका डिजाइन किसने किया था? धर्मराज सिंह देव ने। और इस महल के प्रथम द्वार को क्या कहा जाता है? हाथी द्वार। ठीक, भोरमदेव मंदिर का निर्माण कौन से काल में हुआ? तो फणीश्वर नागवंशी काल में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन भी याद रखिएगा, 1089 ईस्वी। ठीक है, 11वीं शताब्दी में फणी नागवंशी के कौन से राजा? गोपाल देव ने कवर्धा के ग्राम छपरी में कराया था। ठीक है, 1089 में गोपाल देव ने कराया था। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है, तो भोरम देव। ठीक है, गोपाल देव का भी नाम लिया जाता है। ठीक, परंतु यहाँ पे क्या बोला है? कवर्धा क्षेत्र में 11वीं शताब्दी में फणी नागवंशी शासक गोपाल देव के काल में लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, देखो कहीं कहीं पे लेगा गोपाल देव लेगा। ठीक है, कहीं पे लेता है भोरम देव का निर्माण गोपाल देव, कहीं लक्ष्मण देव राय। तो ऐसा है ना कि एक शासक के शासनकाल में स्टार्ट हुआ है, दूसरे शासक ने कंप्लीट कराया, तो उस टाइप का आप समझ के चलिएगा। गोपाल देव, लक्ष्मण देव राय, दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, भोरम देव मंदिर का निर्माण कौन से शताब्दी में हुआ? तो 11वीं शताब्दी में हुआ। मड़वा महल और छेरकी महल किसके शासनकाल में बनाया गया? तो रामचंद्र देव के शासनकाल में बनाया गया। ठीक है, ये मड़वा महल, छेड़की महल, ये उसके ही फणीश्वर नागवंश के शासक थे रामचंद्र देव, उनके शासनकाल में बनाया गया। ठीक है, मड़वा महल और छेड़की महल। ठीक, अब ये जोड़ी महल वाला है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ये कौन से वंश है? पांडु वंश का है। भोरमदेव कवर्धा, ये फणी नागवंश का है। सिरपुर मंदिर बारसूर का किसका है? तो बारसूर का है, हम बाद में देखेंगे। छिंदक नागवंशी का है। और शिव मंदिर पाली है, ये कलचुरी वंश का। ठीक है, तो ऐसे जोड़ी आप मिला सकते हैं। अगर आप सभी का शासक का नाम याद होगा, क्या उनके कार्य याद होंगे, तो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक, कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उसका नाम क्या है? तो भोरम देव मंदिर। हमने देखा लक्ष्मण देव और गोपाल देव का नाम आता है। हाल ही में उत्खनित क्षेत्र पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से है? तो फणी नागवंश से। ठीक है, पचराही में अभी पुरातात्विक अवशेषों का प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो वो कौन से नागवंश से संबंधित है? तो फणी नागवंश। ये उसी समय खुदाई हुआ था, 2018 का होगा। तो उस समय जो हाल ही में जो खुदाई हुआ रहता है ना, उसके बारे में करंट से जोड़ के ये पूछा जाता है। ठीक है, तो तभी याद रखिएगा पचराही में कौन से? फणी नागवंशी का है। ठीक, और अगर अभी हाल ही में जो हुआ है, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आरंग की खुदाई से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और गरियाबंद के समीप एक और स्थल है, वहाँ से कुछ खुदाई से प्राप्त हुआ है। तो वो कौन से वंश के थे, ये सभी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो या आप करंट से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है भोरम देव, इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? तो फणी नागवंश से। ठीक, छिंदक नागवंश नहीं, फणी नागवंश। ठीक है, लास्ट है रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के किस शासक से हुआ था? तो रामचंद्र देव से हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के रामचंद्र देव से हुआ था। उनका नाम क्या था? अंबिका देवी। ठीक है, अंबिका देवी का विवाह रामचंद्र देव से हुआ था। ठीक है, राम और अंबिका याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? वहीं मड़वा महल में हुआ था। ठीक है, इसलिए उसको मड़वा महल कहा जाता है। ठीक, जिसका निर्माण किसने कराया था? इसी रामचंद्र देव ने ही कराया था। ठीक है,
फिर हम देखते हैं अब फणी नागवंशी हो गया, बस्तर के छिंदक नागवंशी। छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से संबंधित शासक कौन से हैं? तो छिंदक नागवंशी शासक कौन है, एक बार हम लोग उसका क्रम देख लेते हैं। अगर आपको ये क्रम इजीली याद करना हो, जैसे मैं भी आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वैसे आप इजी ट्रिक से आप कोर्स परचेस करेंगे ना, तो हर वंश का, सारे वंश को आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे है यहाँ पे नृपधारा की मधु से, नृपधारा की मधु से सोम को जग से हर लिया। ठीक है, तो वो एक ये तो सिंपल सा कोड है। तो नृपधारा से, तो नृप मतलब नृप ये हो गया नृप्रतिभूषण, धारा से मतलब धारावर्ष। ठीक है, मधु ने तो मधुरांतक देव, सोम को तो सोम और को तो सोम हो गया, फिर को से कोनहर देव, इसे कन्हर देव, कोनहर देव भी कहा जाता है। ठीक है, कोनहर देव को, ये जो तीनों है राजवंश हैं वो शॉर्ट में है। ठीक है, कोनहर देव के द्वितीय वाले हैं। ठीक, को राज ने जय को, ठीक है, सोम ने कोनहर को, राज ने जय को जग से हर लिया, तो जय से हर लिया। ठीक है, ये ऐसे कुछ कोड हैं, अच्छे ट्रिक्स हैं। ये तो कुछ नॉर्मल सा ट्रिक है, इससे भी और अच्छे मज़ेदार ट्रिक्स से आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये ऐसा है, कुछ राजवंश के नाम देखे हम, राजाओं के नाम देखे, तो इसमें कौन नहीं है वो देख लेते हैं। तो सोमेश्वर देव तो है, कन्हर देव है और नरसिंह देव भी हैं। ठीक है, यहाँ पे जयदेव को नहीं लिया है। ठीक, बाकी जयदेव भी है इसमें शामिल। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये राजाओं के नाम पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जय सिंह देव होंगे, यहाँ पे जयदेव लिखा है इसलिए शायद नहीं लिया होगा इन्हें। ठीक है, नरसिंह देव को लिया है। ठीक, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से शासक बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित है? तो सोमेश्वर देव है, ठीक, कन्हर देव है और जयसिंह देव है। गोपाल देव तो फणी नागवंशी है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक कौन थे? तो देखिए बार बार यही क्वेश्चन हुआ है। सोमेश्वर देव है, कन्हर देव है, जयसिंह देव है। ठीक, परमेश्वर देव नहीं है। इस राजा के कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा को ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था? तो हमने उसमें देखा था कलचुरी वाले में कि जाजल देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को सपरिवार बंदी बना लिया था, फिर उनके माता गुंडा महादेवी के अनुरोध पर छोड़ भी दिया था। ठीक है, वही क्वेश्चन है, जाजल देव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? तो सोमेश्वर देव। कौन से वंश के थे वो? छिंदक नागवंश के। भोगवती पुरेश्रम की उपाधि कौन धारण करते थे? तो छिंदक नागवंशी करते थे। ठीक है, भोगवती पुरेश्रम की उपाधि छिंदक नागवंशी। ठीक, इनकी कुल देवी कौन थी? तो दंतेश्वरी माता। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। छिंदक नागवंशी की राजधानी क्या थी? चक्रकोट। ठीक है, चक्रकोट और भ्रमरकोट भी था एक। ठीक है, दंतेवाड़ा को ही कहा जाता था चक्रकोट, उसी का कहा गया है। ठीक है, छिंदक नागवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं हरिश्चंद्र देव को। ठीक, हरिश्चंद्र देव को छिंदक नागवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बस्तर के छिंदक राजवंश के पहले राजा का नाम क्या था? तो नृप्रतिभूषण। ठीक है, नृप्रतिभूषण। नृप यानी तो पता है आपका राजा होगा, तो पहला राजा कौन था? नृप्रतिभूषण, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, इनकी कुल देवी कौन थी? दंतेश्वरी मैया। ठीक है, दंतेश्वरी माता, दंतेश्वरी माता। ठीक है, इनकी कुल देवी थी। ठीक है, और इनका जो उपाधि क्या था? भोगवती पुरुषम की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, फिर काकती वंश बहुत लंबा है, इसका एक और ट्रिक बताती हूँ। जो भोगवती पुरुषम छिंदक नागवंशी वाले करते थे, इनकी कुल देवी कौन थी? दंतेवाड़ा। अब दंतेवाड़ा आप कैसे याद रखते हैं? भोग किस में लगाते हैं? भोग को किससे खाते हैं? दांत से खाते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। दंतेवाड़ा में कौन से शासक थे? छिंदक नागवंश। दंतेवाड़ा का पूरा नाम क्या था? चक्रकोट। ठीक है, यहाँ से सारे रिलेट होके याद हो जाएंगे। ठीक है, हम काकती वंश वाले हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।